वीडियो हम वही 15 मिनट का 20 मिनट का डालेंगे। उसमें जो मैंने पढ़ा है पहला लेसन, कौन सा, शुंग वंश, पढ़ लिया तुम लोगों ने? शुंग वंश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। जब उसको देखना तो एक कॉपी पेन लेकर के रखना, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना, ठीक है। मैं प्रश्न उसके माध्यम से दे दूंगा, मैं कराऊंगा भी उसको और व्याख्या सहित कराऊंगा, हर प्रश्न को उसकी व्याख्या के सहित, ठीक है। हो सकता है कुछ इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हों जो हम लोगों ने शायद थ्योरी में नोट्स में ना लिखे हों, तो आपको लगे कि ये तो सर ने नोट्स में लिखवाया नहीं है, प्रश्न तो आ गया, परीक्षा में भी आ सकता है, तो आप ना उसको अपने नोट्स में बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आगे कहीं पे भी या कहीं एक खाली सादे पेज पर लिख लेना, जहां पे नोट्स है वहीं पर चिपका देना, तो जब भी वो शुंग वंश पढ़ोगे तो वो भी पढ़ लोगे साथ में। तो हमारी पढ़ाई का तरीका ये रहेगा। प्रैक्टिस के लिए हम आज जो है शुंग वंश के कुछ क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, भले ही हम 20-30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा दें, इससे आपको ये पता लगेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन आते कैसे हैं, और अगर आपने पढ़ लिया है तो आप उन क्वेश्चनों को, उनके उत्तरों को आसानी से दे सकेंगे। तो एक कॉपी रखेंगे, पेन भी रखेंगे, ताकि आप उत्तर स्वयं दें, पहले उत्तर स्वयं दें, वीडियो रोक के, और फिर हमारे उत्तर को सुने, फिर मिलान कर लें कि हाँ हमने सर ने जो बताया है और हमारा उत्तर ठीक है, ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो गलती क्या है, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम उस गलतियों को भी समझेंगे, ठीक है। तो हम इतनी मेहनत करेंगे इस पर और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। कल एक हेडिंग डाली थी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, है ना, ये सातकर्णी प्रथम के क्या नाम उसका था, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद गद्दी पर सातवाहन वंश की गद्दी पर बैठने वाला शासक था। इसका टाइम भी लिखवा दिया था, 130 से 154 ईस्वी के आसपास। इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं परीक्षा से उपयोगी, वो हम सारे लिख लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करिए, देखिए गौतमी पुत्र की मृत्यु के बाद, गौतमी पुत्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी शासक बना, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी शासक बना, पुलुमावी शासक बना, जिसे पुराणों में पुलोमा कहा गया है, जिसे पुराणों में पुलोमा कहा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, लिखिए क्षयराज वंश के पतन के बाद, क्षयराज वंश के पतन के बाद पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में शकों के नवीन वंश कार्दमक 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 ये ऐसे लिखो, कार्दमक कार्दमक वंश की शक्ति बढ़ रही थी, कार्दमक वंश की शक्ति बढ़ रही थी, ओके। समझ लेते हैं, क्षयराज वंश का पतन हुआ, ठीक है, क्षयराज वंश का पतन हुआ और उससे युद्ध का वाकया मैंने आपको कल के वीडियो में बताया, जिसमें नहीं देखा मैं डाल दूंगा, देख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। थोड़ी जगह छोड़ देना, 1-2 पेज, उसके बाद ही आज लिखो, क्योंकि कल का तो नोट ही करना है तुम लोगों को। तो ये था। अब उसी जगह पर शकों की एक नवीन शाखा जन्म लेती है, कार्दमक, ठीक है। क्षयराज के बाद मैंने बताया शकों की 4 शाखाएं, ठीक है। तो ये जो कार्दमक शाखा है, अब इसके बारे में, इसकी शक्ति जो बढ़ रही थी धीरे धीरे, वो पुलुमावी के साथ संघर्ष का उल्लेख करेगा। आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए पुलमावी कार्दमक वंश
के शासक चष्टन तथा रुद्रदामन, चष्टन तथा रुद्रदामन का समकालीन था। चष्टन तथा रुद्रदामन का समकालीन था। अगला पॉइंट है अंधो अभिलेख। अंधो ब्रैकेट में लिख लेना थोड़ा सा, अंधो अभिलेख 130 ईस्वी इसका टाइम है। अंधो अभिलेख 130 ईस्वी ब्रैकेट में चष्टन तथा उसके पुत्र रुद्रदामन को, उसके पुत्र रुद्रदामन को संयुक्त शासक बताया गया है। उसके पुत्र रुद्रदामन को संयुक्त शासक बताया गया है। अगला पॉइंट, चष्टन के सिक्कों से यह पता चलता है कि, चष्टन के सिक्कों से यह पता चलता है कि उसका गुजरात कौमा कठियावाड़ तथा पुष्कर, गुजरात कामा कठियावाड़ तथा पुष्कर क्षेत्र पर अधिकार था, तथा पुष्कर क्षेत्र पर अधिकार था। टॉलमी का नाम सुना होगा, टॉलमी ने उसे चस्टन टियास्टेनेस के नाम से संबोधित किया। तथा उज्जैनी को उसकी राजधानी बताया। उज्जैनी बताया। आगे के विवरण से यह पता चलता है कि पुलुमावी ने, आगे के विवरण से यह पता चलता है कि पुलुमावी ने, विवरण से यह पता चलता है कि पुलुमावी ने चष्टन से इन सभी क्षेत्रों को हस्तगत कर लिया था। इन सभी क्षेत्रों को हस्तगत कर लिया था। हस्तगत कर लिया था मतलब छीन लिया, विजय कर लिया। ठीक है। किंतु अन्य विवरणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि दोनों के मध्य पराजय किसकी हुई थी। मध्य पराजय किसकी हुई थी। ठीक है। तो टॉलमी जो कहता है उससे स्पष्ट होता है कि पुलुमावी विजित हुआ और जो कारमदक शासक के जो चष्टन थे वो पराजित हुए। लेकिन अन्य विवरणों से जब जानकारी मिलती है तो पता लगता है कि कौन पराजित हुआ, ये संदेह रहता है। पुलुमावी भी और चष्टन भी, दोनों में विजय कौन हुआ नहीं पता। लेकिन एक व्यक्ति कहता है जो है टॉलमी, वो कहता है कि पराजय हुई इसमें, पुलुमावी विजित हुआ, उसने सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ऐसा अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण है। देखिए, कन्हेरी से प्राप्त अभिलेख में कहा गया है कि शातवाहन शासक
पुलमावी की रानी महाक्षत्रप रुद्रदामन की कन्या थी। अब ये कैसे संभव है? बात समझ में आए? रुद्रदामन कौन था? शक शासक था, है ना, चष्टन का होता था, पुत्र था। आपने लिखा कि वो दोनों ने संयुक्त रूप से शासन किया है, ठीक है, एक साथ एक ही गद्दी पर दो राजा बैठते थे, चष्टन और उसका पोता रुद्रदामन। फिर आगे लिखा है कि कन्हेरी अभिलेख में कि जो पुलमावी था सातवाहन वंश का राजा, उसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था या अपनी पुत्री का उससे विवाह किया? क्या लिखा? गलत तो नहीं लिखा? लिखा कि उसकी जो पत्नी थी पुलमावी की, वो रुद्रदामन की पुत्री थी, कन्या थी। अर्थात ये कि दोनों संबंधी थे। और पुलमावी जो था वो जमाता था, दामाद था, किसका? रुद्रदामन का। लेकिन ये हुआ कैसे? वो तो दुश्मन थे। हुआ ये से, अभी लिखेंगे भी इस चीज को, कि जब युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध के बाद संधि भी होती है, समझौता होता है। तो जब समझौता हुआ तो समझौते के दौरान ये कहा गया कि पुलमावी ने जो, हाँ, जो क्षेत्र विजित किए हैं, ठीक है, वो शकों को पुनः वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन शर्तों के तहत पुलमावी रुद्रदामन की कन्या से विवाह करेगा। और यही हुआ, रुद्रदामन ने अपनी कन्या का विवाह किया और दोनों के संबंध अच्छे हो गए, मधुर हो गए। ये विवाह कैसा हो सकता है? राजनीतिक हो सकता है। इतिहास में तो राजनीतिक विवाह भरे पड़े। और इस तरीके से क्या हुआ, एक बड़ी शक्ति थी, छोटी शक्ति नहीं थी, बड़ी शक्ति, बड़ी पावर, है ना, बड़ी शक्ति और बड़ी शक्ति के आपस में संबंध कैसे हो गए? अच्छे हो गए, मधुर हो गए। और जब संबंध मधुर हो जाते हैं तो किसी का खतरा थोड़े नहीं रहता है, शक्ति और बढ़ जाती है ना। दो शक्तियां आपस में मिल जाए तो महाशक्ति बन जाती है। ऐसा ही हुआ वहां पे, लिखिएगा। अतः उसी के आगे लिखिएगा, यह स्पष्ट होता है कि अतः यह स्पष्ट होता है कि पुलुमावी रुद्रदामन का दामाद था। दामाद को जमाता भी बोलते हैं, दे दिया ना एग्जामिनर ने, जमाता लिख दिया तो अटकना मत, ठीक है। इस समय तक सत्ता में राज्यों की सीमाओं का फेरबदल हो चुका था। अब नई लाइन से देखिए, आंध्र विजय के कारण पुलमावी को प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। पुलमावी को प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पुलमावी एकमात्र सातवाहन शासक था। पुलमावी लिख लो, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पुलमावी एकमात्र सातवाहन शासक था जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त एक लेख में किया गया है। अमरावती से प्राप्त एक लेख में किया गया। पुलमावी ने अमरावती स्तूप के चारों ओर वेस्टिनी का निर्माण करवाया था।
इस प्रकार पुलुमावी के अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में शासन किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नासिक, अगला पॉइंट है, नासिक अभिलेख में पुलुमावी को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। अगला पॉइंट है, महत्वपूर्ण है, कोरोमंडल तट पर पुलुमावी की अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और ये महत्वपूर्ण भी है, अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिस पर दो पतवारों वाले जहाज का अंकन मिलता है। पूछ सकता है, ठीक है। इसी में लिखिएगा, जो सातवाहनों की नौ शक्ति समझते हो? नौ शक्ति, जल सेना, नौ सेना भाई, जल सेना है ना, नौ शक्ति का प्रतीक है, सातवाहनों की नौ शक्ति का प्रतीक है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण आ सकता है, पुलुमावी ने नवनगर नामक नगर की स्थापना करवाई थी। एक हेडिंग है, यज्ञश्री सातकर्णी। ब्रैकेट में लिख लो, 174 से 203 ईस्वी। इसमें कुछ पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें शासकों के बारे में हो सकता है परीक्षा में पूछे। देखिए, पुलुमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी तथा शिव स्कंद सातकर्णी नामक दो निर्बल सातवाहन राजा हुए। और अगला पॉइंट वो भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिहाज से, लिखो, यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक था। उसने शकों को पुनः परास्त किया, अगला पॉइंट है, उसकी रजत मुद्राएं लिख लो, रजत अर्थात चांदी की, उसकी रजत मुद्राएं गुजरात
कौमा कठियावाड़, कौमा मालवा, फिर मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती हैं। मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश से प्राप्त होती हैं। ये मुद्राएं यज्ञ श्री सातकर्णी की शक विजय का उल्लेख करती हैं। यज्ञ श्री सातकर्णी की शक विजय का उल्लेख करती हैं। देखिए अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से उसके शासनकाल का 27वें वर्ष का कौमा लगाइए। देखिए नासिक से 7वें वर्ष का तथा कन्हेरी से 16वें वर्ष का अभिलेख प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, उसकी कुछ मुद्राओं पर जहाज के चित्र भी मिलते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी यज्ञश्री सातकर्णी ने कुल 27 वर्ष तक शासन किया। अगला पॉइंट है, इसकी मृत्यु के बाद शातवाहन साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। शातवाहन साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। शातवाहन वंश का अंतिम शासक सातवाहन, ये पूछेगा परीक्षा में, कंप्लीटली पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ था। पुलमावी चतुर्थ था। यह एक निर्बल शासक था। इसके शासनकाल में सातवाहन राज्य विघटित होकर विघटित होकर 5 अलग अलग शाखाओं में बट गया। ठीक है, 5 शाखाओं में बटा, खत्म हो गया इसका शासनकाल, टुकड़ियों में बट गया। अब वो टुकड़ियां कौन सी थी, ये हो सकता है पूछ ले। 5 शाखाएं कौन सी थी, वो 5 शाखाओं के नाम लिख लेते हैं। पहली लिखिए, ऐसे लिख लो, सातवाहनों की 5 शाखाएं। पहली है आभीर वंश। ठीक है, उसके आगे डेस लगा के लिख लो थोड़ा सा। इस वंश का संस्थापक ईश्वर सेन था। दूसरा है इक्ष्वाकु वंश। तीसरा है चटू सातकर्णी वंश।
सातकर्णी वंश। चौथा है बृहद फलायन वंश। बृहद फलायन वंश। और पांचवा है शालंकायन वंश। शालंकायन वंश। ठीक है। एक हेडिंग कल करेंगे, सातवाहनकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। सातवाहनकालीन प्रशासनिक व्यवस्था।